गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस किया था और चार्ट मैनेजमेंट जो चैप्टर चल रहा था उसके सेकंड पॉइंट तक। पहला इसमें पॉइंट था फलोद्यान की स्थापना, दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा था मौसम की प्रतिकूल दशाएं। आज हम तीसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, अफलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनफ्रूटफुलनेस। स्टूडेंट्स, अफलन की अवस्था क्या है, अफलन का तात्पर्य क्या है? देखो, अफलन का मतलब क्या होता है कि जब फलोद्यान में पुष्प फूल नहीं बनते या फल नहीं बनते या फल कम मात्रा में बनते हैं, उस अवस्था को अपन अफलन की अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो अफलन एक बहुत बड़ी समस्या है। अपन कई बार घरों में भी कोई फल वृक्ष लगा रहे हैं तो उसमें कई बार देखते हैं कि फल नहीं लगते हैं। कई कारण होते हैं उन फलों के, फल नहीं लगने के कारण। उस समस्या को अपन अफलन, अफलन मतलब फलन नहीं होता, अफलन का मतलब फलन नहीं होता, ठीक है, या कम होता है। देखो इसमें क्या करेंगे, इसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें मुख्यतः देखा जाए तो अफलन के 3 कारक हैं। अफलन के कारक कितने? 3। कौन कौन से कारक है? देखो, पहला कारक है, अफलन को 2 कारकों में विभाजित किया गया। जो प्रभावित करने वाले कारक है उनको 2 कारकों में विभाजित किया गया है, 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर्स, दूसरा है आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। तो इसके जो प्रभावित करने वाले या अफलन के लिए उत्तरदायी जो कारक है उनको 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं अपन। पहला है बाह्य कारक और दूसरा है आंतरिक कारक। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन बात करेंगे बाह्य कारकों के बारे में। देखो, बाह्य कारक क्या होते हैं? बाह्य कारक वो कारक होते हैं जैसे कोई उद्यानिकी क्रियाएं हैं, वो अपन ने सही तरीके से नहीं की और उसके कारण मान लो फलन प्रभावित हो रहा है। उसके अलावा मौसम की जो प्रतिकूल दशाएं होती है उनके कारण, उद्यानिकी क्रियाओं और मौसम की प्रतिकूल दशाओं के कारण जब फलन नहीं होता है तो वो बाह्य कारकों में आएंगे। कौन कौन से बाह्य कारक है? तो देखो, पहला कारक है पोषक तत्वों की स्थिति। इसमें भी फर्स्ट है, ए हेडिंग लगाएंगे, पोषक तत्वों की स्थिति। पोषक तत्वों की स्थिति। देखो, पोषक तत्वों की स्थिति मृदा में कैसी है? देखो, किसी भी जीव के लिए, जीव जंतु, पेड़ पौधों, मनुष्य के लिए, उसके विकास के लिए, उसके उत्पादन या प्रजनन के लिए पोषक तत्वों का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं तो सभी प्रकार की जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती है सभी शरीर में, वो अच्छे प्रकार से होती है। यदि पोषक तत्वों की कमी हो गई या किसी पोषक तत्व की अधिकता हो गई, कमी और अधिकता दोनों ही प्रभावित करती है। तो पोषक तत्व जो भी होते हैं, जैसे सभी पौधों के लिए पोषक तत्व है 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं। 17 में से मान लो कोई भी पोषक तत्व की कमी हो गई तो कहीं ना कहीं वो पौधों की जैव रासायनिक क्रियाएं, और जैव रासायनिक क्रियाओं में एक क्रिया अफलन, उसको प्रभावित करेगा, उस फल नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ध्यान रखना है कि पोषक तत्वों की स्थिति, पोषक तत्व यदि कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, अधिकता और कमी के कारण अफलन की समस्या हो जाती है। दूसरी चीज कि इसमें कार्बोहाइड्रेट अनुपात नाइट्रोजन संतुलन रहना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का अनुपात संतुलित अनुपात रहना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक मुख्य तत्व होता है फलों के निर्माण के लिए। ठीक है, फलों के निर्माण के लिए मुख्य तत्व है कार्बोहाइड्रेट। यदि ये उचित मात्रा में तो फलों का निर्माण अच्छा होगा, यदि इसमें कमी होगी तो फलों का निर्माण नहीं होगा, या कम फलों का निर्माण होगा, या छोटे फलों का निर्माण होगा। ठीक है, बात करते हैं कई बार क्या होता है कि फास्फोरस, सल्फर, बोरोन, ये 3 ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी यदि कमी हो गई तो फूल नहीं बनेंगे। फूल बनने के लिए जिम्मेदार होते हैं ये, फूल नहीं बनते। फास्फोरस, सल्फर और बोरोन, ये इन पोषक तत्वों की यदि कमी हो जाती है तो फूल नहीं बनते हैं। यदि फूल नहीं बनेगा तो देखो क्या होता है, क्रिया देखो होती क्या है, निषेचन कैसे होता है वो एक बार मैं समझा देता हूं। इसमें देखिए, नर मादा,
ठीक है। निषेचन होगा, नर और मादा मिलने के बाद में नर के जो परागकण होते हैं और मादा का होता है बीजांड, ये सारे मिलके निषेचित होते हैं। निषेचन के उपरांत क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं, या कह सकते हैं बीजांड बनाते हैं। मादा भाग नर भाग दोनों निषेचन होगा, युग्मक बनेगा, बीजांड बनेगा। देखो बीजांड बनने के बाद फल बनना शुरू होता है, ठीक है। परागण हो गया, पुंकेसर वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, वहां पर निषेचन की क्रिया हुई, बीजांड बना, इसके बाद ही पौधे में फल बनना प्रारंभ होगा, इसके अन्यथा नहीं होगा। तो ध्यान रखना कि पोषक तत्वों से क्या होगा, जो मैंने बताया था अभी, फूल यदि नहीं बनेगा तो उसमें एफलन की समस्या हो जाएगी। मतलब पोषक तत्व यदि अच्छी मात्रा में रहेंगे तो एफलन की समस्या नहीं होगी, यदि इसमें कमी और अधिकता हो जाती है तो एफलन की समस्या ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट बात करें मौसम की स्थिति, बी पॉइंट है मौसम की स्थिति। मौसम की स्थिति स्टूडेंट्स, मौसम की स्थिति मतलब कई प्रकार की मौसमी प्रतिकूल दशाएं होती है जिनके कारण कहीं ना कहीं फलन प्रभावित होता है। फूल कई बार झड़ जाते हैं, छोटे फल कच्चे अवस्था में झड़ जाते हैं, ठीक है। मौसम की दशाएं कौन कौन सी हो सकती है? जैसे लू, गर्मियों में लू चलती है, गर्म हवाएं, आंधी तूफान, असमय वर्षा, ये जो प्रतिकूल मौसमी दशाएं हैं इनके कारण भी फलन प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है? लू चलेगी, गर्म हवाएं चलेगी, मतलब वाष्पोत्सर्जन पौधे से ज्यादा होगा। पौधों में यदि वाष्प की मात्रा, यदि पानी की मात्रा कम हो गई तो ध्यान रखना उसमें निषेचनी क्रिया नहीं होती है, परागकण जो होते हैं वो सूखकर नष्ट हो जाते हैं, उनको भी नमी चाहिए है ना, उर्वर रहने के लिए उनको नमी चाहिए। तो ये हो जाता है। आंधी तूफान के कारण कई बार आप देखते होंगे कि फल या फूल जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, जिसके कारण निषेचन नहीं होता और फलों का निर्माण नहीं होता। ऐसे में बरसात हो गई, उसके कारण भी कई बार क्या होता है, फूल झड़ जाते हैं या छोटे जो फल होते हैं वो झड़ जाते हैं, ठीक है। ये मौसमी दशाएं होती है, मौसम की स्थिति। तीसरा पॉइंट बात करें अपन रोग व कीटों का प्रकोप, सी पॉइंट है रोग व कीटों का प्रकोप। रोग व कीट भी प्रभावित करते हैं फलन को। रोग व कीटों का प्रकोप, देखो निश्चित तौर पर रोग व कीट भी फलन की या पौधे की विकास वृद्धि सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती है पौधों में, उसमें पुष्पन भी होता है मतलब फूल बनना, उसमें फलन भी होता है मतलब फल लगना, फलों का विकास होना, ये सारी क्रियाएं प्रभावित होती है। क्लियर? तो ध्यान रखना कि रोग और कीटों का आक्रमण हो गया तो भी फलन की समस्या पैदा हो जाती है। कई बार फलों में भी रोग लग जाते हैं, ठीक है। कई बार जैसे फल छेदक रोग, फल छेदक कीट है तो फल के अंदर लग गया तो कहीं ना कहीं उस फल के विकास को प्रभावित करेगा वो और फलन की समस्या हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं अगले डी पॉइंट की। अगला पॉइंट है इसमें कटाई छटाई, काट छांट या कटाई छटाई। देखो कटाई छटाई से कैसे प्रभावित होता है फलन, या कटाई छटाई एक प्रमुख कारक है। कैसे कारक है? कटाई छटाई में क्या होता है कि ध्यान रखना, यदि कटाई छटाई करते हैं अपन तो नई शाखाएं आएगी, नई शाखाओं पर फलन व पुष्पन अच्छा होता है। देखो पुरानी शाखाओं की अपेक्षा फलन व पुष्पन मतलब फूल भी अच्छे लगेंगे, ज्यादा मात्रा में लगेंगे और फलों का विकास भी अच्छा होगा नई शाखाओं पर। इसका मतलब है कि कटाई छटाई यदि नहीं करें अपन, यदि कटाई छटाई नियमित तौर पर नहीं करें, यदि कटाई छटाई आप नहीं करते तो क्या होगा, फलों की जो शाखाएं होगी वो पुरानी हो जाएगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट का स्तर कम हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का स्तर कम होते ही क्या होगा, एफलन की समस्या हो जाएगी। ई है फिर अगला पॉइंट सिंचाई। देखो सिंचाई, जल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि सिंचाई अच्छी कर रहे हो आप, नियमित तौर पर कर रहे हो तो एफलन की समस्या नहीं होगी। और सिंचाई में यदि व्यवधान हो गया, वो नियमित तौर पर नहीं है या ज्यादा अंतराल पर है, तो उससे क्या होगा, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसमें भी कई बार क्या होता है, जैसे सिंचाई नहीं करते, पानी की कमी हो गई तो परागण जो होंगे वो सूख कर नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। फल का विकास नहीं होता है। फल की विकास की अवस्था जैसे ही फल बनना प्रारंभ होता है उस टाइम में पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है पौधे को। उस टाइम में यदि पानी नहीं मिलता है तो उसमें एफलन की समस्या हो जाती है।
अगला लास्ट पॉइंट है इसका, अनुपयुक्त भूमि। अनुपयुक्त भूमि स्टूडेंट्स, अनुपयुक्त भूमि का मतलब क्या है कि कई बार भूमि पथरीली हो जाती है, ज्यादा रेतीली भूमि है, या नीचे कोई कठोर परत है, उसमें कठोर चट्टानों की परत आ गई, या मृदा लवणी है, क्षारीय है, उसके कारण भी फलन की समस्या हो जाती है। उसमें क्या होता है कि फल अपनी वृद्धि पूरी, फल वृक्ष जो होता है अपनी वृद्धि और विकास पूर्णतया नहीं कर पाता है। यदि पूर्णतया नहीं होगा उसका विकास, इसका मतलब उसमें उत्पादन भी नहीं होगा और फलन की समस्या हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये थे बाह्य कारक। देखो ध्यान से समझना, बाह्य कारक कितने हैं? टोटल 6 कारक है। पहला पोषक तत्वों की स्थिति, दूसरा है मौसम की स्थिति, तीसरा है रोग व कीटों का प्रकोप, चौथा कटाई व छटाई, पांचवा सिंचाई और छठा है अनुपयुक्त भूमि। क्लियर? अब बात करते हैं इसके आंतरिक कारकों की, इंटरनल फैक्टर्स की। ये थे बाह्य कारक। दूसरा पॉइंट अपना आंतरिक कारक। आंतरिक कारक, देखो आंतरिक कारक मतलब जो फल वृक्ष होते हैं उनमें कई प्रकार की आंतरिक परिस्थितियां भी ऐसी हो जाती है, जैव रासायनिक क्रियाएं बहुत सारी होती है, वो क्रियाएं भी कहीं ना कहीं इसमें प्रभावित, इसके फलन को प्रभावित करती है। और उससे वो क्रियाएं यदि असंतुलित हो गई, उसमें भी कमी ज्यादा, या मान लो अच्छी क्रियाएं नहीं हो रही है, पूर्ण नहीं हो रही वो क्रियाएं, तो फलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसमें फूल आने के बाद जैसे ही परागण होता है, फूल आने के बाद परागण हो गया, परागण से लेकर फल बनने तक कई प्रकार की क्रियाएं ऐसी होती है, कई प्रकार के ऐसे कारक होते हैं जो इस क्रिया को प्रभावित करते हैं, जिससे फल नहीं बनते हैं। कई बार फूल अपरिपक्व अवस्था पर झड़ जाते हैं या फल अपरिपक्व अवस्था पर झड़ जाते हैं। तो इसमें देखो कौन कौन से कारक है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, इसके कारकों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? देखो, ए है आनुवांशिक कारक, आनुवांशिक कारक, ठीक है। बी पॉइंट है दैहिक कारक, बी पॉइंट कौन सा है? दैहिक कारक। और सी पॉइंट है फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति, फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति, विकासीय प्रवृत्ति। देखो ये 3 आंतरिक कारक है, आनुवांशिक कारक, दैहिक कारक और फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति। क्या होता है आनुवांशिक कारक में? देखो आनुवांशिक की मतलब क्या है? जब गुणसूत्रों का आदान प्रदान एक जाति से दूसरी अपने माता पिता से संतति की ओर जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, उसको आनुवांशिकी बोलते हैं। उसके कारण भी कई बार फलन की समस्या हो जाती है। दैहिक कारक कौन से होंगे? जिसमें पोषक तत्वों की न्यूनता या अधिकता, कार्बोहाइड्रेट का स्तर और पादपवर्धी हार्मोन्स का स्तर, उनकी मात्रा, उनका संतुलन प्रभावित करता है। विकासीय प्रवृत्ति में अपन 3-4 चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे आनुवांशिक कारकों के बारे में। स्टूडेंट्स, आनुवांशिक कारकों में 3 चीजें हैं। पहला है असंगतता। पहला कौन सा पॉइंट है? असंगतता, इनकम्पेटेबिलिटी। क्या है? इनकम्पेटेबिलिटी, असंगतता। स्टूडेंट्स, असंगतता का तात्पर्य क्या होता है? नर और मादा जननांग पूर्ण विकसित होते हैं। किसी कोई पुष्प है उसमें नर और मादा जननांग पूर्ण विकसित है, ठीक है, लेकिन जो नर का पराग होता है, नर का पराग वह मादा का जो बीजांड होता है, वो दोनों असंगत होते हैं, उनमें असंगति पाई जाती है। वो दोनों साथ नहीं जुड़ सकते, एक साथ नहीं हो सकते। उस प्रॉब्लम को अपन क्या बोलते हैं? असंगतता बोलते हैं। यदि ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे, पराग और बीजांड यदि नहीं जुड़ेंगे नहीं तो क्या नहीं होगा? निषेचनीय क्रिया नहीं होगी। यदि निषेचनीय क्रिया नहीं होगी तो फल का विकास नहीं होगा। तो ध्यान से समझना है कि असंगतता में क्या होता है? नर और मादा जननांग पूर्ण विकसित है। नर जननांग का काम होता है पराग कणों का निर्माण करना, मादा जननांग का काम है बीजांड का निर्माण करना, ठीक है। वो दोनों क्या करते हैं? निषेचनीय क्रिया करते हैं। दोनों आपस में मिलेंगे, निषेचित होंगे, निषेचनीय क्रिया करके
युग्मक बनाएंगे और युग्मक से क्या बनेगा, फल बनेगा। ठीक है, लेकिन ये असंगत होते हैं, एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते किसी कारणवश, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, असंगतता। इस कारण भी फलन की समस्या हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है संकरीकरण। कई बार क्या होता है कि जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन में, सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में असमान गुणसूत्र विभाजन हो जाता है, असमान गुणसूत्र विभाजन। कई बार कोशिका विभाजन जो होता है उसमें यदि समान मात्रा में समान गुणसूत्र विभाजन हो रहा है तो वो अच्छा है, उसमें आगे की संतति का विकास हो जाएगा। लेकिन उसमें असमान गुणसूत्रों का विकास हो गया तो उसमें आगे की संतति का विकास नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर। बात करते हैं तीसरा पॉइंट, स्वबंध्यता। स्वबंध्यता क्या होती है, सेल्फ स्टेरिलिटी। स्वबंध्यता का तात्पर्य यह है कि उसमें नर और मादा जननांग भी पूर्ण विकसित होंगे। ठीक है, परागकण और बीजांड भी बन जाएंगे, लेकिन ये दोनों निषेचित नहीं हो सकते, निषेचन नहीं होता, निषेचनी क्रिया नहीं होती है। क्यों, परागकण परागनली में जैसे वर्तिकाग्र परागनली में जैसे ही पहुंचते हैं तो कई बार परागनली टूट जाती है बीच में से, परागनली पूरी खुलती नहीं है, तो ये कई कारण होते हैं जिनके कारण इसमें भी निषेचन नहीं होता। तो ये थी स्वबंध्यता। क्लियर। दैहिक कारक, दूसरा है दैहिक कारक, फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर दैहिक कारकों में क्या होगा, जो फलों की विकासीय प्रवृत्ति है वो प्रभावित होती है। किस प्रकार प्रभावित होती है कि उसमें कई बार जो पोषक तत्व हैं उनका स्तर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का स्तर असंतुलित हो जाता है, पादप वृद्धि हार्मोन जो होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, उनका प्रभाव कम हो जाता है या उनमें असंतुलन हो जाता है, कम हो जाती है मात्रा। इन कारणों के कारण भी फलन प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कौन कौन सी दैहिक कारकों में क्या क्या चीजें होगी, देखो नाइट्रोजन की अधिकता, पोषक तत्वों में भी मैंने बताई थी वही चीज इसमें आएगी लगभग। नाइट्रोजन की अधिकता, कार्बोहाइड्रेट का स्तर, नाइट्रोजन की अधिकता, कार्बोहाइड्रेट का स्तर, पादप वृद्धि हार्मोन या पादप हार्मोन्स का प्रभाव, मात्रा व संतुलन। यदि इन चीजों में बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं दैहिक कारक उत्पन्न होते हैं और इसके कारण अफलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखो नाइट्रोजन की अधिकता होगी तो क्या होगा, मैंने बताया था कि वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा होती है। वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा होने के पश्चात क्या होता है, उसमें फलन की समस्या, अफलन की समस्या हो जाती है, फल नहीं लगते हैं। ठीक है, जिस पौधे की बढ़वार ज्यादा होती है उसमें उत्पादन हमेशा कम होता है, ध्यान रखना इस चीज का विशेष। कार्बोहाइड्रेट का स्तर मैंने अभी बताया था पहले कि कार्बोहाइड्रेट के कारण ही फल निर्माण होता है। जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो उसमें क्या होगा, फल अफलन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, फल नहीं लगेंगे, फूल नहीं लगेंगे। पादप हार्मोन्स का प्रभाव, मात्रा व असंतुलन या संतुलन, पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं, जो पादप वृद्धि हार्मोन होते हैं कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीन, आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट वही है, जिब्रेलिक अम्ल, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। इस प्रकार पादपवृद्धि हार्मोन 5 या 6 प्रकार के होते हैं। तो ये पादपवृद्धि हार्मोन पादपों में ही बनते हैं, कृत्रिम रूप से भी बनाए जा सकते हैं और पादपों में भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इनकी मात्रा यदि संतुलित है तो सारी प्रक्रियाएं संतुलित रहेगी। जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती है उनमें भी काम आते हैं सारे के सारे, पादपों के अंदर जो होती है। इनकी मात्रा यदि कम हो गई या ज्यादा हो गई, ठीक है, उसके कारण पौधे में अफलन की समस्या उत्पन्न होती है। तो हार्मोन्स का प्रभाव, यदि ये प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे तो ये समस्या हो जाएगी। मात्रा यदि कम या ज्यादा हो रही है तो ये समस्या हो जाएगी, और असंतुलन हो रहा है या संतुलित नहीं है तो वह समस्या, ये अफलन की समस्या हो जाएगी। क्लियर। तो इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि दैहिक कारक है कुछ जो पौधों के शरीर में उत्पन्न होने वाली चीजें ही है, पौधों के शरीर में जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करके अफलन की समस्या को बढ़ावा देते हैं।
तीसरा कारक है विकासीय प्रवृत्ति, फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति। विकासीय प्रवृत्ति, देखो विकासीय प्रवृत्ति में क्या होगा, कई बार क्या होता है कि जो नर और मादा जन्नांग होते हैं या पौधे के जो जन्नांग या पुष्प होते हैं, फल होते हैं, उनके बनने का, उनका विकास की जो प्रवृत्ति होती है उसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं, किसी कारणों कारण कुछ बदलाव आ जाते हैं। यदि वो बदलाव आ गए तो उसके कारण भी क्या होगा, अफलन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। देखो इसमें क्या होता है विकासीय प्रवृत्ति में, ध्यान रखना है, फूल खिलने से लेकर फूल खिलने के पश्चात परागण होता है। परागण में क्या होता है, पुंकेसर वर्तिकाग्र पराग जाते हैं। परागण के पश्चात फल बनने तक ये जो समस्याएं, विभिन्न प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है, जैसे पुष्पों की संरचना है, फूलों की संरचना किस प्रकार की होती है, परागण का उर्वर होना, परागण यदि उर्वर है तो ही निषेचन होगा, यदि अउर्वर है तो निषेचन नहीं होगा। उसके अलावा जननांगों की सही अवस्था, देखो इसमें तीन चीज ध्यान में रखनी है। मैंने बताया कि इसमें फूलों की संरचना, फूलों की संरचना, पराग कणों का उर्वर होना, पराग कणों का उर्वर होना, जननांगों की सही अवस्था, जननांगों की सही अवस्था, ये स्थितियां उत्पन्न होती है। इनमें यदि बदलाव आता है, फूल की संरचना बदल गई, ठीक है, फूल की स्थिति बदल गई, परागकण उर्वर है या अउर्वर है और जननांग की सही अवस्था नहीं है, तो क्या होगा, उसमें अफलन की समस्या हो जाएगी। देखते हैं इसमें क्या होता है आगे। देखो पहला इसका प्रकार है, इसमें भी पॉइंट है कुछ। पहला है अपूर्ण फूल बनना, फूल का विकास पूरा होता ही नहीं है, अपूर्ण फूल बनते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, पूर्ण फूल कौन सा होगा, जिसमें नर और मादा जन्नांग दोनों विकसित होंगे। देखो ये कोई पुष्प है, ठीक है, बीचों बीच इसमें मादा भाग होता है, वर्तिका, इधर पुंकेसर तंतु होते हैं। देखो जिस पुष्प में नर और मादा जन्नांग यदि सही अवस्था में है तो उसको अपन पूर्ण विकसित पुष्प बोलेंगे। यदि यह अपूर्ण विकसित है, अपूर्ण फूल बनना, ये या तो कोई नर जन्नांग नहीं बना उसमें या कोई मादा जन्नांग नहीं बना, तो ये स्थिति कौन सी होती है। देखो इसमें क्या होगा, एक तो स्थिति होती है कि एक पौधे पर नर और मादा जो फूल होते हैं वो अलग अलग जगह है, नर फूल अलग जगह और मादा फूल अलग जगह, अलग अलग जगह है। एक फूल में नर और मादा जन्नांग नहीं है, एक फूल ऐसा है जो नर भाग है जिसमें, एक फूल ऐसा है जिसमें मादा भाग है, और दोनों ही एक पौधे की दूसरी अलग अलग अवस्थाओं में है। उस अवस्था को अपन बोलते हैं उभय लिंगाश्री, उभय लिंगाश्री, उभय लिंगाश्री, मोनोसियस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या होता है, एक ही पौधे पर नर और मादा जननांग अलग अलग पुष्प में पाए जाते हैं, एक पुष्प में नहीं पाए जाते। क्या कहेंगे, एक ही पौधे पर नर और मादा जननांग अलग अलग पुष्प पर पाए जाते हैं, उस अवस्था को अपन उभय लिंगाश्री बोलते हैं। इसका उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण इसका कटहल, क्या है, कटहल का पौधा होता है, उसमें क्या होता है, एक ही पौधे पर नर और मादा जन्नांग पाए जाएंगे, लेकिन एक नर अलग पाया जाएगा और मादा अलग पाया जाएगा, ठीक है। दूसरा है एक लिंगाश्री, एक लिंगाश्री, एक लिंगाश्री में क्या होगा, एक लिंग मतलब केवल एक ही लिंग होगा, या तो नर होगा उस पौधे पर पूरे पर या मादा होगा, मतलब नर और मादा जन्नांग अलग अलग पौधों पर होते हैं, नर और मादा जन्नांग अलग अलग पौधों पर होते हैं। यदि ऐसी अवस्था है तो उसको अपन बोलते हैं एक लिंगाश्री, डायोसियस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, इसको मोनोसियस बोलते हैं, मोनोसियस
पूछा जाता है मोनोसियस क्या होता है, और इसको बोलते हैं डायोसियस। ठीक है, डायोसियस, सॉरी डायोसियस। तो डायोसियस में क्या होगा, नर और मादा जननांग अलग अलग पौधे पर होंगे, एक पौधा नर का होगा, दूसरा पौधा मादा होगा। जिस प्रकार अपने खजूर पढ़ा था उसमें यह अवस्था होती है। ठीक है, तो नर जैसे खजूर है, पपीता है, खजूर, पपीता, इनमें क्या होता है, इनमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। तभी तो मैंने बताया था दोनों में जो मादा और नर का अनुपात होता है वो 10:1 रखा जाता है। कितना, 10:1 रखा जाता है। क्लियर। बात करते हैं अगले पॉइंट की, जननांगों के, ये था पहला पॉइंट, अपूर्ण फूल बनना। दूसरा पॉइंट है जननांगों के परिपक्वता में भिन्नता, जननांगों की परिपक्वता में भिन्नता, परिपक्वता में भिन्नता। देखो जननांग दो प्रकार के होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग। उनका परिपक्वन काल यदि अलग अलग है तो भी एफलन की समस्या हो जाएगी। देखो परिपक्वन काल में क्या होगा, यदि नर जननांग पहले परिपक्व होता है, देखो कई ऐसे पौधे होते हैं जिनको नर जननांग पहले परिपक्व होता है, उसे प्रोटोएंड्री बोलते हैं। बताया था मैंने खजूर में, प्रोटो एंड्री। देखो नर जननांग पहले विकसित हो गए, जैसे खजूर में मैंने बताया था कि उसमें नर जननांग पहले विकसित होते हैं और मादा जननांग बाद में विकसित होते हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो उससे क्या होगा कि नर जननांग पहले विकसित होकर परागकण झड़कर गिर जाएंगे और बाद में जब मादा जननांग विकसित होते हैं तो उसमें निषेचनी क्रिया नहीं होगी और अफलन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो अपने को क्या करना क्या है, नर जननांग इसमें क्या होते हैं, जिस अवस्था में नर जननांग पहले विकसित होते हैं, जिस पौधे में नर जननांग पहले विकसित होते हैं और मादा जननांग बाद में विकसित होते हैं, उसको अपन प्रोटोएंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोएंड्री। दूसरी अवस्था है मादा जननांग, मादा जननांग पहले परिपक्व हो जाते हैं। मादा जननांग यदि पहले परिपक्व हो गए तो उस अवस्था को अपन प्रोटोगाइनी बोलेंगे, प्रोटोगाइनी। यदि मादा जननांग पहले परिपक्व हो जाते हैं और नर जननांग बाद में परिपक्व होता है तो उस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें नर जननांग पहले विकसित होते हैं, प्रोटोएंड्री। इसमें उदाहरण देखें अपन तो सीताफल, सीताफल भी प्रोटोएंड्री है। खजूर, खजूरी खेती में मैंने बताया था कि खजूर एक प्रोटोएंड्री पौधा है जिसमें नर जननांग पहले विकसित होते हैं और मादा जननांग बाद में विकसित होते हैं। प्रोटोगाइनी क्या है, प्रोटोगाइनी में मादा जननांग पहले विकसित होते हैं और नर जननांग बाद में विकसित होते हैं। ठीक है, तो प्रोटोगाइनी का उदाहरण है चीकू। जो चीकू का पौधा होता है उसमें मादा जननांग पहले विकसित होता है और नर जननांग बाद में विकसित होता है। इसलिए क्या होगा, देखो नर जननांगों की परिपक्वता में भिन्नता, नर जननांग और मादा जननांग यदि एक समय में नहीं पक रहे हैं, एक समय में उनकी परिपक्वता नहीं हो रही है, तो उस कारण क्या होगा, उस कारण अफलन की समस्या हो जाएगी। देखो परागण नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, निषेचन के उपरांत फल बनना है वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट की, पराग का उर्वर न होना। सी पॉइंट है, पराग का उर्वर न होना। कई बार क्या होता है, पराग का उर्वर न होना मतलब इंपोर्टेंट पोलन, जो पराग है वो इंपोर्टेंट पोलन, जो परागकण है वो कई बार उर्वर नहीं होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य में कई बार देखा जाता है कि उसमें शुक्राणु जो होते हैं, जो नर होता है उसमें शुक्राणु अउर्वर होते हैं और मादा का अंडाणु होता है वो उर्वर होता है, तो उसमें निषेचनी क्रिया नहीं होती और बच्चे नहीं होते उत्पन्न, है ना। उसी प्रकार यहां पर है कि जो पराग है मतलब नर जननांग का भाग है परागकण है वो उर्वर नहीं होते हैं, कई बार किसी कारणवश वो अउर्वर रह जाते हैं। यदि वो उर्वर नहीं है, अउर्वर अवस्था में, तो वो निषेचन कभी भी नहीं कर सकते। यदि निषेचन नहीं होगा तो सीधी सी बात है उसमें बीजांड नहीं बनेगा, बीजांड नहीं बनेगा तो फलों का विकास नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करें विषम
वर्तिका तत्व है, डी पॉइंट विषम वर्तिकात्व है, हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली। देखो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें विषम वर्तिका तत्व है, मतलब इसमें ऐसा होगा कि या तो जो वर्तिका होगी वो पुंकेसर तंतु से लंबी होगी या पुंकेसर तंतु से छोटी होगी। जैसे ये देखो, ये पुंकेसर तंतु है, ये क्या है, पुंकेसर तंतु, और ये क्या है, वर्तिका। तो इसमें क्या होगा, मैं बोल रहा हूं कि विषम मतलब समान उनकी लंबाई नहीं है, ठीक है। यदि उनमें लंबाई समान होती है तो निषेचन निश्चित तौर पर होता है, यदि लंबाई समान नहीं होती तो वही एफलन वाली समस्या होती है, क्योंकि निषेचन नहीं होता। तो इसमें या तो वर्तिका लंबी हो जाएगी, देखो या तो ये वर्तिका लंबी है और जो पुंकेसर तंतु है वो छोटे हैं, तो क्या होगा, यहां पर जो पुंके परागकण बन रहे हैं वो वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचेंगे। क्लियर। दूसरी चीज क्या होगी, वर्तिका छोटी होगी और पराग तंतु लंबे होंगे, पुंकेसर तंतु लंबे होंगे। देखो ये वर्तिका है, ये छोटी है, और जो पराग तंतु है वो लंबे हैं, उसके कारण वो यहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस अवस्था को अपन क्या बोलेंगे, विषम वर्तिका तत्व बोलेंगे। इस कारण भी एफलन की समस्या हो जाती है। स्टूडेंट्स ये थे अपने आंतरिक कारक। देखो रिवाइज कर रहा हूं मैं 1 मिनट में। आंतरिक कारक 3 प्रकार के होते हैं, अनुवांशिक कारक, दैहिक कारक, फलवृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति। अनुवांशिक कारकों में अपन ने 3 पॉइंट पढ़े थे, असंगतता, संकरीकरण और स्वबंध्यता, ठीक है, इनके कारण भी एफलन होता है। दैहिक कारकों में मैंने बताया था कि पोषक तत्वों का संतुलन असंतुलन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का स्तर कम और ज्यादा हो जाता है, पादवर्धी हार्मोन है उनका स्तर या मात्रा असंतुलित हो जाती है। उसके अलावा फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति, फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति में 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में पहला पॉइंट कौन सा है, अपूर्ण फूल बनना, फूल पर या तो नर जननांग बनेगा या मादा जननांग बनेगा, ये दोनों अलग अलग बनेंगे, ठीक है। जननांगों की परिपक्वता में भिन्नता, जिसमें 2 चीज बताई थी मैंने, प्रोटो एंट्री और प्रोटोगायनी। प्रोटो एंट्री मतलब नर जननांग पहले विकसित होता है, और जब प्रोटोगायनी बोलते हैं उसको, सॉरी, जब नर जननांग पहले विकसित होता है उसको प्रोटो एंट्री बोलते हैं, और जब मादा जननांग पहले विकसित होता है उसको प्रोटोगायनी बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है पराग का उर्वर न होना, इंपोर्टेंट पोलन। पराग यदि उर्वर नहीं है, यदि वो निषेचन की क्रिया में सक्षम नहीं है तो उसमें क्या होगा, एफलन की समस्या हो जाएगी। और विषम वर्तिका मतलब वर्तिका जो होती है वो पुंकेसर तंतु से या तो लंबी होती है, छोटी होती है, उस अवस्था में भी कई बार क्या होता है, फलन नहीं होता है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट जो सेशन होगा इसका, देखो ये टॉपिक है अनफ्रूटफुलनेस एफलन, एफलन का पार्ट 1 नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, ये नेक्स्ट जो अपना सेशन होगा वो पार्ट 2 होगा। इसमें एफलन के बचाव के उपाय पढ़ेंगे अपन, किस प्रकार एफलन की समस्या को दूर किया जा सकता है। क्लियर। सो आज थैंक यू।